नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरजीत यादव आपका स्वागत करता हूं श्री गुरु टेक्निकल में। दोस्तों, आज मैं आपको यूपीआरवीएनएल TG2 इलेक्ट्रीशियन 2016 का पेपर सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज में बनाया है। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। दोस्तों, जितने भी ITI बेस के गवर्नमेंट जॉब आते हैं उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताता रहता हूँ। फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाए, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न हो, किस तरह तैयारी किया जाए, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको पूरी जानकारी देता रहता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। UPRVNL TG2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, ये 2016 का पेपर है, पार्ट इसका फर्स्ट है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट दोस्तों पूछा गया है, एक घर की वायरिंग परिपथों में लैंप को कैसे जोड़े जाते हैं। ऑप्शन दिया है, कुछ श्रेणी में और कुछ समांतर में, सभी श्रेणी में या सभी समांतर में, या डी घर के लोड पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, घर की वायरिंग में जो परिपथों में लैंप जो जोड़े जाते हैं वो सभी समांतर में जोड़े जाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज इज। जो दोस्तों संचरण लाइन की जो दक्षता होती है वो कैसे बढ़ाई जाती है। ऑप्शन है, द ओनली द पावर फैक्टर इज डिक्रीज, पावर फैक्टर को घटा के। ऑप्शन 2 है, बोथ वोल्टेज और पावर फैक्टर आर इंक्रीज, वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों को बढ़ाकर। तीसरा ऑप्शन है, बोथ द पावर फैक्टर एंड वोल्टेज आर डिक्रीज, मतलब वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों को घटाकर। चौथा है, वोल्टेज एंड ट्रांसमिशन लाइन इज डिक्रीज, मतलब ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज को घटाकर। दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता को कैसे बढ़ाएंगे। दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता को वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। तो बी ऑप्शन सही है, बोथ वोल्टेज एंड पावर फैक्टर आर इंक्रीज। नेक्स्ट, दो तारों का प्रतिरोध जब उन्हें श्रेणी में जोड़ा जाता है तो 25 ओम होते हैं, और जब उन्हें समांतर में जोड़ा जाता है तो 6 ओम होते हैं। तो प्रतिरोध का मान बताइए। तो आप बहुत ईजी है दोस्तों, बोला है दो तारों का प्रतिरोध जब उनको श्रेणी में जोड़ा जाता है। जब देखो दोस्तों सीरीज में जोड़ेंगे तो R1 + R2 बराबर 25 ओम दिया है, और उनको बोला है समांतर में जब जोड़े जाते हैं R1 1/R1 1/R2 बराबर 6 ओम। तो इसमें दोस्तों R1 R2 का मान आप निकाल लीजिएगा हल करके। R1 आएगा 15 और R2 आएगा दोस्तों 10। ठीक है दोस्तों, ये 1/6 होगा, ठीक 10 आएगा दोस्तों। ये इसमें सी ऑप्शन सही है, दूसरे का सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किसी DC मोटर में इनपुट पावर 1.6 किलोवाट है और आउटपुट पावर 1.2 किलोवाट है, तो मोटर की क्षमता कितनी होगी। दोस्तों, मोटर की जो क्षमता होती है आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर होती है, तो इसको आप अपने से ही कर लीजिए। कैपेसिटी जो मोटर की होती है आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, इसमें आउटपुट पावर 1.2 दिया है और इनपुट पावर 1.6 दिया है। इसको दोस्तों हल करेंगे तो 0.75 आएगा। इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 75% होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टॉर्क विच इज अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क इन अ DC मोटर इज कॉल्ड। DC मोटर में वह टॉर्क जो उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग होता है, डूइंग यूजफुल वर्क के लिए कार्य किया जाता है, वो कौन सा होता है। ए आर्मेचर टॉर्क, ऑप्शन दिया है ए आर्मेचर टॉर्क, बी शाफ्ट टॉर्क, सी लॉस टॉर्क, या डी ब्रेकिंग टॉर्क। दोस्तों, DC मोटर में जो यूजफुल वर्क के लिए जो टॉर्क होता है वो होता है सॉफ्ट टॉर्क पे उपलब्ध होता है, शाफ्ट पे उपलब्ध होता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किससे अनुपाती है। एक विद्युत धारा में के प्रवाहित होने के का समय, बी केवल वोल्टेज, सी केवल विद्युत धारा, या डी विद्युत और विद्युत रासायनिक की मात्रा में। दोस्तों, जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उस सूत्र होता है M बराबर ZIT होता है। Z जो होता है दोस्तों ECE होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। I धारा होती है, T समय होता है, इसको सेकंड में लेते हैं। तो ये जो द्रव्यमान होता है Z और I और तीनों पे निर्भर करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, डी ऑप्शन, विद्युत और विद्युत रासायनिक की मात्रा के समतुल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किसी स्थानीय घरेलू परिषद में किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों घरेलू परिसर में जो मीटर यूज किया जाता है वो एनर्जी मीटर होता है, ऊर्जा मापी। और दोस्तों जो ऊर्जा मापी होता है वो इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है। ये ऑप्शन सही है। दोस्तों जो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसी राशि का कुल मान को मापता है, टोटल मान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट होते हैं दोस्तों, ऑपरेशन कॉस्ट इज लो, इनिशियल कॉस्ट इज हाई। उसका ऑपरेशन कॉस्ट लो होता है, मतलब जो उसको चलाने का खर्चा कम होता है और लगाने का खर्चा हाई होता है। सही है, पहला ही ऑप्शन सही है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट होते हैं दोस्तों, उसका ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम होता है, मतलब चलाने का खर्चा बहुत कम होता है, लेकिन बस को लगाने का खर्चा ज़्यादा रहता है। चलिए नेक्स्ट। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF E1 एंड E2 इन अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आर इक्वल। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड EMF होते हैं डिपेंडेंट ऑन लोड पे डिपेंड करते हैं, इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंटी फेज विथ ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत फेज में होते हैं, इन फेज विथ अदर। दोस्तों प्राइमरी एंड सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड EMF होते हैं वो इन फेज होते हैं, ईच अदर, एक दूसरे के इन फेज में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों एक अच्छा जो अर्थिंग प्रणाली है, सिस्टम है, उसका मान, प्रतिरोध का मान क्या होगा। ऑप्शन है ए 20 ओम से अधिक, बी है 1 ओम से 3 ओम के बीच, सी है 5 ओम से 10 ओम के बीच, या डी है 10 ओम से 15 ओम के बीच। दोस्तों जो अच्छा भूसंपर्क प्रणाली होता है दोस्तों, उसका मान बहुत कम रखा जाता है, अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान बहुत कम रखा जाता है। तो ये बी ऑप्शन सही, 1 ओम से 3 ओम के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से जुड़े संधारित्र का प्रतिघात 10 ओम है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 हर्ट्ज कर दी जाए तो प्रतिघात क्या होगा। दोस्तों ये फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है। XC आप जानते हैं दोस्तों, 1/2πfc होता है दोस्तों। मतलब दोस्तों XC जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई फ्रीक्वेंसी की। दोस्तों जब फ्रीक्वेंसी का मान को हम बढ़ाएंगे दोस्तों तो XC का मान घटेगा ही। तो फ्रीक्वेंसी पहले 50 हर्ट्ज था, उसको मैंने 100 हर्ट्ज कर दिया, दुगना कर दिया। तो ये फ्रीक्वेंसी को जब दुगना करेंगे तो XC भी दुगना कम होगा, तो 10 ओम से दुगना कम हुआ तो 5 ओम हो गया। ये ऑप्शन इसका सही दोस्तों, आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा दोस्तों, इसी फार्मूले पे बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अ बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम ईच फेज इज कैरीज ए करेंट ऑफ I एम्पियर, द करेंट इज द न्यूट्रल वायर। दोस्तों जो बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम होता है उसमें न्यूट्रल वायर में कितना धारा होती है। ए 0 एम्पियर, बी 31 एम्पियर, 31 एम्पियर की नहीं 3 एम्पियर, या सी 1/√3 एम्पियर, या 31 एम्पियर। दोस्तों जो 3 फेज स्टार कनेक्शन में अगर बैलेंस कंडीशन में है तो न्यूट्रल में जो धारा होती है दोस्तों वो होती है 0 होती है। अनबैलेंस रहेगा तभी न्यूट्रल में धारा बहेगी, बैलेंस है तो न्यूट्रल में धारा जो होगी वो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, 0। ए ऑप्शन इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, ऑप्शन ए वेबर, बी ओम, सी फैराडे, डी हेनरी। जो दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो होता है ओम। प्रेरणी प्रतिघात का जो मात्रक होता है दोस्तों, यूनिट होती है वो ओम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। किसी ट्रांसफार्मर को डैश में रेट किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रांसफार्मर को किस में रेट किया जाता है, उसको KVA में किया जाता है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित मापन में से कौन सा AC और DC दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों जो AC और DC दोनों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण, बी मूविंग आयरन उपकरण, सी मूविंग कॉइल उपकरण, या डी इंडक्शन प्रकार का उपकरण। दोस्तों मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो AC DC दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन सही। मूविंग आयरन दोस्तों AC और DC दोनों के लिए करते हैं। और दोस्तों जो मूविंग कॉइल होती है वो केवल DC के लिए होती है।
और जो इंडक्शन प्रकार का उपकरण होता है दोस्तों वो एसी के लिए होता है। और दोस्तों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण होता है ये भी एसी डीसी के लिए दोनों के लिए होता है, लेकिन ये केवल दोस्तों वोल्टेज को मापता है। किसको मापता है? वोल्टेज को। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण केवल वोल्टेज को मापता है। और मूविंग आयरन जो होता है वोल्टेज करंट दोनों को मापता है, लेकिन एसी डीसी दोनों को होता है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? ए किरचॉफ लॉ, बी म्यूचुअल इंडक्शन, सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या डी कोई नहीं। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और द्वितीय पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? ट्रांसफार्मर के दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में क्या स्थिर रहता है? ऑप्शन है ए फ्रीक्वेंसी एंड करंट, आवृत्ति और धारा, बी है वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और धारा, सी है फ्लक्स एंड वोल्टेज, डी है फ्रीक्वेंसी। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय पक्षों में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और दोस्तों पावर भी कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी और पावर दोनों कांस्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ में विद्युत धारा। दोस्तों जो शुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ है उसका विद्युत धारा क्या होगी? वो वोल्टेज से 90 डिग्री हमेशा पक्षगामी होगी। ऑप्शन भी दिया है देखो, वोल्टेज के साथ फेज में होगी, वोल्टेज से 90 डिग्री अंश पर अधिक होगी, कि वोल्टेज से 90 डिग्री अंश पर कम होगी, या 180 अंश पर कम होगी, कि वोल्टेज से 90 अंश पर कम होगी। दोस्तों प्रेरणीय प्रतिघात में जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 अंश कम होती है, और संधारित्र में दोस्तों प्रेरणीय संधारित्र में 90 डिग्री अधिक होती है, इसमें कम होगी। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू। कोर को क्यों लेमिनेट किया जाता है ट्रांसफार्मर के दोस्तों? 2-3 कारणों के लिए किया जाता है। पहला कारण क्या है दोस्तों? ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, देखियो। और दूसरा रिड्यूस ऑफ मैग्नेटिक करंट। दूसरा क्या किया जाता है दोस्तों? डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक करंट। रिलक्टेंस जो होता है उसको डिक्रीज करने के लिए। रिलक्टेंस दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र को के मान में अवरोध उत्पन्न करता है, इसी को कम करने के लिए भी किया जाता है। और ईडी करंट को, ईडी करंट तो इसमें ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है दोस्तों। ड्यू टू आयरन लॉस रिड्यूस कॉपर, रिड्यूस आयरन लॉस, रिड्यूस कॉपर लॉस, इंक्रीज इनफिशिएंसी, इसमें ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। द कोर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज लिमिटेड टू डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब नियंत्रित होता है जब ए बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा हो, बी बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से 75% होना होता हो, सी बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के 25% होता है, डी बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के बराबर होता है। दोस्तों डीसी मोटर में जो है बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के आधा जब होगा तब वो स्थिर रहेगी। ए बी बराबर V/2। और दोस्तों जनरेटर बोले तो ई बी बराबर 2B। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परमाणु का सबसे हल्का कण है? ऑप्शन दिया है एक प्रोटॉन, बी आयन, सी न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। दोस्तों परमाणु का जो सबसे हल्का कण होता है वो होता है डी इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर की प्रेशर कॉइल में डैश होता है? मोटे तार के कुछ चक्कर, मोटे तार के अधिक चक्कर, या सी महीन तार के अधिक चक्कर, या डी महीन तार के कुछ चक्कर। दोस्तों जो वोल्ट मीटर में प्रेशर कॉइल में होता है वो महीन तार के अधिक चक्कर होते हैं, पतले चाल के अधिक नंबर ऑफ टर्न होते हैं, और करंट कॉइल होती है तो मोटे चाल के कम नंबर ऑफ टर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ एसी सर्किट द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड। एसी सर्किट में इनवर्सली दोस्तों, इन एसी सर्किट द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज। इम्पीडेंस के समान कौन होता है एसी सर्किट में? ए सब्सटेंस, बी रेजिस्टेंस, सी एडमिटेंस, या डी रिएक्टेंस। दोस्तों इम्पीडेंस के जो समान होता है वो होता है एडमिटेंस। सी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति डैश होती है? हमेशा सप्लाई आवृत्ति से अधिक होती है, सप्लाई आवृत्ति बटे स्लिप के बराबर होती है, या सी स्लिप गुणे सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है, या डी हमेशा सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। दोस्तों इंडक्शन मोटर में जो रोटर करंट की आवृत्ति होती है वो स्लिप गुणे सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। सी ऑप्शन सही है दोस्तों।
रोटर की जो आवृत्ति होती है F बराबर दोस्तों होती है यस FS। यस जो है स्लिप है FS जो है सप्लाई आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत रासायनिक किसके समतुल है? ऑप्शन है ए संयोजकता के लिए परमाणु भार का अनुपात, बी है हाइड्रोजन के परमाणु भार का तत्व के भार के से अनुपात, सी है बिजली की इकाई मात्रा द्वारा मुक्त कराया गया तत्व का द्रव्यमान, या डी है तत्व के परमाणु भार का हाइड्रोजन के परमाणु भार के अनुपात। दोस्तों जो विद्युत रासायनिक किसके समतुल है, आप ये सूत्र आप जानते हैं दोस्तों, यम बराबर ZIT। जेड जो है विद्युत रासायनिक है दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, वो किसके समतुल है? यम के समतुल है। यम क्या है दोस्तों? यम है बिजली की इकाई मात्रा में मुक्त कराया गया तत्व का द्रव्यमान है दोस्तों, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वोल्ट डैश के बराबर होता है? दोस्तों एक वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलाम के होता है, ये तो सूत्र है, ये ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक 25 एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में 250 चक्कर, द्वितीय पर 40 चक्कर, प्राथमिक में 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया है, तो द्वितीय की वोल्टता और करंट क्या होगी? तो बहुत इजी सवाल है दोस्तों, ट्रांसफार्मेशन रेशियो से लिख लग जाएगा, आप जानते हैं ट्रांसफार्मेशन रेशियो का सूत्र आप जानते हैं दोस्तों, N2/N1 बराबर E2/E1 बराबर I1/I2। इसी पे दोस्तों रख के लगा लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसको अपने से कर लीजिएगा आप, डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, ट्रांसमिशन की क्षमता निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ती है? दोस्तों ये तो आप जानती हैं, जब वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों को बढ़ाएंगे तभी ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़ेगी, डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द मेगा टेस्टर 500 वोल्ट, इंस्टॉलेशन शुड बी। दोस्तों जो किसी चीज़ को हमको टेस्ट करना है और जिसका हमको टेस्टिंग करनी है उसकी वोल्टेज रेटिंग 500 है, तो हम जिस टेस्टर का प्रयोग करेंगे कितने करेंगे दोस्तों? वो हमेशा उसके बराबर करेंगे या उससे कम करेंगे? हमेशा उससे बराबर, उससे बड़ा अधिक कहीं ना करेंगे दोस्तों, तो हमेशा उससे अधिक होगा, तो इस पर 1000 वोल्ट कर सकते हैं। द मूविंग आयरन एंड परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी आइडेंटिफाई बाई लुकिंग एट द। दोस्तों जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है और जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कैसे पहचान पाएंगे, किस तरह हम पहचान जाएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट रख दिया गया, उसमें पूछा गया कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो कैसे पहुंचा पाएंगे दोनों में से, कैसे हमको डिफरेंस कैसे जान पाएंगे? साइज के टर्मिनल से, रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रास इंस्ट्रूमेंट के प्रास से, या सी पॉइंटर से, या डी टाइप ऑफ स्केल से? दोस्तों PMMC और मूविंग आयरन में हम टाइप ऑफ स्केल के द्वारा हम पहचान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मूविंग आयरन की स्केल होती है वो नॉन लीनियर होती है और PMMC की परमानेंट मूविंग कॉइल की जो स्केल होती है वो लीनियर होती है, तो डी। पॉइंटर दोनों का सेम होता है, एल्युमिनियम का बना होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज भी है तो उसी अनुपात में उसको उपयोग किए जाने वाले कॉपर का वजन कितना होगा? दोस्तों कॉपर का जो वेट पूछे, वेट ऑफ कॉपर आप जान लीजिए, वेट ऑफ कॉपर जब भी बोले तो 1 वोल्टेज की स्क्वायर फार्मूला होता है दोस्तों। वेट ऑफ कॉपर जो होता है 1 वोल्टेज के स्क्वायर। कौन सा होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सबसे बड़ा हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज न्यूक्लियर प्लांट एज। ग्रेफाइट का क्यों प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर प्लांट में? ऑप्शन है ए इलेक्ट्रोड, बी फ्यूल, सी मॉड्यूलेटर, या डी कूलेंट। दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर प्लांट में, किसके लिए? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? मॉड्यूलेटर, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो जल्दी चलेंगे दोस्तों। इंडक्शन मोटर डैश के समान सिद्धांत पर कार्य करता है? DC जनरेटर के, रेक्टिफायर, DC मोटर, या ट्रांसफार्मर? क्वेश्चन बोला है दोस्तों इंडक्शन मोटर डैश के समान सिद्धांत पर कार्य करता है, वो हमेशा ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, डी ऑप्शन। किसी DC मोटर में निम्न गतियां पर उच्च टॉर्क होती है? सीरीज मोटर में होती है, निम्न गति पर उच्च टॉर्क होती है, सीरीज मोटर होता है, बी ए ऑप्शन। जब
जब एक लचीला पाइप को कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार के युग्मन का प्रयोग किया जाता है? उसमें दोस्तों संयोजन युग्मन का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन है। जब लचीला पाइप को कठोर पाइप से जोड़ेंगे तो किस कपलिंग का प्रयोग होता है दोस्तों? संयोजन कपलिंग, कनेक्शन कपलिंग। चलिए 36 क्वेश्चन। इंडक्शन मोटर में टॉर्क तब पैदा होता है जब रोटर प्रतिघात स्टेटर प्रतिघात से अधिक हो, या रोटर प्रतिरोध बराबर स्टेटर प्रतिघात, या रोटर प्रतिरोध स्टेटर प्रतिघात से कम हो, या रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर हो। डी ऑप्शन, रोटर प्रतिरोध जब रोटर प्रतिघात के बराबर होगा तब इंडक्शन मोटर में टॉर्क तब पैदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड के आधार की दूरी हो। फर्श से स्विच बोर्ड के आधार की दूरी कितनी रखी जाती है दोस्तों? 1.5 मीटर रखी जाती है। तो ऑप्शन 1 कौन सा होगा? ये डी सही होगा। एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? बोला है कि कोई सिस्टम उसका अर्थिंग रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे दोस्तों तो अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। मुख्य इलेक्ट्रोड के समांतर में एक इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे तब भी अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान जुड़ेगा, बढ़ेगा अर्थिंग रेजिस्टेंस का। मुख्य इलेक्ट्रोड के श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड जोड़ने पे यही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड जोड़ने पे अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान नहीं बढ़ता। नहीं पूछा था इसलिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ जंक्शन इन अ सेमीकंडक्टर डायोड इज 1 2 3 4। दोस्तों सेमीकंडक्टर डायोड में जो नंबर ऑफ जंक्शन होता है ये 1 होता है। अब देख लीजिए दोस्तों, आप जानते ही होंगे, एक पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो इसमें जंक्शन ये एक ही है ना, इसी को जंक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एफईटी एक डिवाइस है जिसमें डैश होता है। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसमें क्या होता है? इनपुट प्रतिबाधा उच्च होती है। ए इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रण वोल्टेज, बी निम्न इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रण वोल्टेज, या सी उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रण वोल्टेज। हाँ, उसमें उच्च इनपुट प्रतिबाधा। एफईटी में वो जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रण वोल्टेज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टार कनेक्टेड प्रणाली में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? दोस्तों स्टार कनेक्शन जो प्रणाली में लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। इसमें बी ऑप्शन सही है। दोस्तों स्टार प्रणाली में जो लाइन वोल्टेज होते हैं वो √3 फेज वोल्टेज के होते हैं, और लाइन करंट जो होता है दोस्तों वो फेज करंट के बराबर होता है स्टार में। और डेल्टा की बात करें तो दोस्तों लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर, और लाइन करंट जो होता है डेल्टा में दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा में दोस्तों जो लाइन करंट होता है वो √3 फेज करंट होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका तो ये होगा, बी होगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों। किसी एम्पलीफायर में आवृत्ति डिस्ट्रक्शन का कारण होता है। ऑप्शन है उपकरणों की ओवरलोडिंग, बी प्रतिरोध तत्व, सी सक्रिय डिवाइस की गैर रेखीय गतिशील, या सी प्रतिक्रिया तत्व। दोस्तों किसी एम्पलीफायर में जो आवृत्ति डिस्ट्रक्शन का कारण देखिए होता है दोस्तों प्रतिक्रिया तत्व। डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1.4% कमी कर दी जाए तो विद्युत धारा 1/4 कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, या विद्युत धारा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत ईजी सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन बोला है शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति 1/4 कमी कर दी जाए तो विद्युत धारा, देख आप जानते हैं सूत्र दोस्तों, FL बराबर 2π FL होता है, XL बराबर 2π FL होता है दोस्तों, आप जानते ही हैं। XL जो होता है दोस्तों प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी को हम 4 गुना जब कम कर देंगे दोस्तों तो XL का मान कम हो जाएगा। और हमको धारा पूछा है, धारा बराबर वोल्टेज बटा XL होता है दोस्तों। जब फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो XL कम हो रहा है, XL जब कम हो रहा है दोस्तों तो धारा बढ़ रही है। और कितना कम हो रहा है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी 4 गुना 1/4 गुना कम हो रहा है, तो ये भी 1/4 गुना, जब ये 1/4 गुना हो रहा है तो धारा 4 गुना बढ़ेगी। आप अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों कॉपी पे, 4 गुना अधिक होगी। सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सर्किट में से कौन कॉम्बिनेशन सर्किट क्लास के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए फुल एडर, बी फुल सब्ट्रैक्टर, या सी नहीं ऑप्शन नहीं है, सॉरी दोस्तों। निम्नलिखित सर्किट में से कौन कॉम्बिनेशन सर्किट क्लास के अंतर्गत है? ए फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, जेके फ्लिपर, काउंटर।
तो है कॉम्बिनेशन सर्किट के रूप में फुल एडर भी होता है, फुल सब्ट्रैक्टर भी होता है, हाफ एडर होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप नहीं होता, काउंटर नहीं होता। ये ए ऑप्शन सही है। ओनली 1, 2 एंड 3। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है दोस्तों? मोहो पर मीटर, मोहो पर मीटर होती है। चलिए दोस्तों, चलिए, विच टाइप ऑफ फायर एक्साइटर इज टू बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फायर? इलेक्ट्रिक फायर में कौन सा प्रयोग किया जाता है? फोम टाइप, स्टोर्ड प्रेशर वाटर फिल टाइप, गैस कैटरेज वाटर फिल टाइप या हेलोन टाइप? दोस्तों इलेक्ट्रिक फायर में यूज किया जाता है जो हेलोन टाइप का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स जो होता है लोड पर निर्भर करता है, लोड करंट पे। बी ऑप्शन सही है, बहुत ईजी तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक लॉजिक वाला कोई नैंड सर्किट डैश की तरह कार्य करेगा? दोस्तों जो धनात्मक लॉजिक वाला कोई नैंड सर्किट है किसकी तरह कार्य करेगा? ऑप्शन है ऋणात्मक लॉजिक के साथ नैंड के, या बी ऋणात्मक लॉजिक के साथ एंड के, या सी ऋणात्मक लॉजिक के साथ और के, या ऋणात्मक लॉजिक के साथ नॉर के। दोस्तों जो धनात्मक लॉजिक वाला कोई नैंड सर्किट ऋणात्मक लॉजिक के साथ नॉर के काम करेगा। डी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध पर, बी एसी सर्किट पर, सी अर्धचालक पर, डी उच्च वोल्टेज परिपथ पर। अर्धचालक पर नहीं होता दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक थ्री फेज मशीन, ऑप्शन है दोस्तों, क्वेश्चन है एक थ्री फेज विद्युत मशीन में फेल के बीच कोण, फेज होगा दोस्तों, फेज लिखा हुआ गलत है थोड़ा, फेज। एक थ्री फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण होगा कितना होगा? थ्री फेज में फेज के बीच जो विद्युत कोण होता है दोस्तों 120 होता है, और टू फेज में होता है 90 डिग्री कोण होता है दोस्तों मैंने इलेक्ट्रीशियन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के आधार पर पूरे कंप्लीट चैप्टर का कुल 35 पार्ट में क्वेश्चन तैयार किए हैं, और प्रत्येक पार्ट में 30 क्वेश्चन है दोस्तों कोई भी टेक्निकल एग्जाम देने से पहले अगर आप मेरे पूरे 35 पार्ट के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चन आसानी से पास कर पाएंगे।